एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आबी को सभी लोगों का रिहर्सल देखने के बाद अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ती है और अब वह बोलती है कि उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया ड्रामा सच में काफी ज्यादा कमाल का है, पर वह यहाँ पर स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करना चाहती है। अब यह सुनते ही वहां पर खड़ा प्रोड्यूसर हिचकिचाते हुए बोलता है, तो आबी को सैन से आप यहाँ पर किस पार्ट को चेंज करना चाहती हो? तभी आबी को बोलती है वह किसी पार्ट को नहीं बल्कि पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को ही चेंज करना चाहती है। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब गोवा के होश उड़ चुके होते हैं। अब हमें 20 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक्वा पहली बार आरिमा के साथ प्रोडक्शन हाउस में आया हुआ होता है। वहीं पर आरिमा बोल रही होती है लालालाई कंपनी के पास पहले से ही काफी अच्छे एक्टर्स मौजूद हैं, तो आखिर वह लोग अपने ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए बाहर के लोगों को क्यों चुन रहे हैं। एक्वा बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि लालालाई कंपनी ने यहाँ पर बस हम दोनों को ही नहीं बल्कि और भी कई सारे लोगों को चुना है जो कि उनके कंपनी के मेंबर नहीं है। अब वह दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में आयु दिखाई देता है जो भी प्रोडक्शन हाउस की ही ओर जा रहा होता है। अब आयु उन दोनों को देखते हुए बोलता है मैंने सुना था कि प्रोड्यूसर काबुरागी ने लालालाई कंपनी के बाहर के भी एक्टर को इस ड्रामा में काम करने के लिए इनवाइट किया है, तो क्या उन्होंने ही यहाँ पर तुम्हें चुना है? आरिमा हाँ में जवाब देती है। वहीं पर वह आयु को अजीब तरीके से देख रही होती है। तभी आयु बोलता है आरिमा मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो। मैंने स्वीट टुडे ड्रामा में इतनी बेकार एक्टिंग की थी कि तुम यहाँ पर सोच रही होगी कि आखिर किसने मुझे इस ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए चुन लिया। यह सुनते ही आरिमा सोचने लगती है आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं यही सोच रही हूँ। तभी आयु बोलता है स्वीट टुडे ड्रामा में मैंने पहली बार एक्टिंग की थी और तब मुझे एक्टिंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी, पर उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की और अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं भी यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिंग करना सीख गया हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 9 महीनों से एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर मुझसे पुरानी वाली गलती नहीं होगी। अब वह तीनों एक साथ उस ड्रामा के डायरेक्टर के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वहाँ पर उस ड्रामा का प्रोड्यूसर आते हुए बोलता है तो क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे बिना ही इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया? और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है मेरा नाम राइडा है और मैं ही इस ड्रामा का प्रोड्यूसर हूँ और मेरे दोस्त काबुरागी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा। वह तीनों हाँ में सर हिलाते हैं। और ये है इस ड्रामा के डायरेक्टर टोशीहिरो किनिडाची और तुम इन्हें डायरेक्टर किन कहकर बुला सकते हो। और ये है हमारे ड्रामा के स्क्रिप्ट राइटर मिस्टर गोवा। और अब वह एक एक करके लालालाई कंपनी के सभी एक्टर्स से भी उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। वहीं पर आकने भी खड़ी होती है जो कि लालालाई कंपनी की ही एक एक्टर होती है। तभी राइडा बोलता है तो आखिर हमारे ड्रामा का मेन कैरेक्टर कहाँ पर है? अब यह सुनते ही डायरेक्टर किन आगे बढ़ते हुए वहां पर सो रहे टाइकी हिमेकावा को एक लात मारते हुए बोलता है बेवकूफ आखिर तुम कब तक सोते रहोगे। तभी हिमेकावा उठते हुए वहां पर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अब वहां पर सभी का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाने के बाद डायरेक्टर किन बोलता है अब इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है तो तुम सभी लोग अपने अपने स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हो, जिसके बाद तुम आपस में डिस्कशन करके अपने अपने रोल को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। मैं थोड़ी देर बाद आकर यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगा। यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अभी आकने आगे आते हुए वहाँ पर एक्वा से बात करने लगती है, जिसे देखते ही एक्वा बोलता है आकने तो क्या अब तुम यहाँ पर ठीक हो? क्योंकि पहले यहाँ पर तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। आकने बोलती है अब उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वह इस ड्रामा में काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वह इस बार सभी लोगों को अपना फैन बना लेगी। यह सुनते ही एक्वा बोलता है यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ी आरिमा यह सब कुछ देख रही होती है। वहीं पर उसके बगल में आयु खड़ा होता है और अब आरिमा वहां पर एक्वा और आकने को बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। तभी आयु बीच में बोलता है मैंने सुना है कि एक्वा और आकने एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तो और यह दोनों एक साथ एक रियलिटी शो में थे ना जहां से इनकी डेटिंग स्टार्ट हुई थी। यह सुनते ही आरिमा और भी ज्यादा जेलस फील करने लगती है और बोलती है बेवकूफ तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यह दोनों यहाँ पर बस डेट करने की एक्टिंग कर रहे हैं, एक तरह से यह एक बिजनेस है, पर तुम अभी यह बात नहीं समझ सकते हो क्योंकि तुम्हें एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी आयु बोलता है क्या तुम्हें पता है ड्रामा के अंदर आकने और एक्वा हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, शायद से मैं गलत बोल रहा हूँ। ड्रामा के अंदर आकने एक्वा की फियांसे बनी हुई है। अब यह सुनते ही आकने वहां पर और भी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। तभी आयु आकने को देखते हुए बोलता है आकने आखिर आज तुम यहाँ पर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? आकने बोलती है
वह अजीब बिहेव नहीं कर रही है, यह उसकी रियल पर्सनैलिटी है। यह सुनते ही आयु हैरान होते हुए बोलता है, पर स्वीट टुडे ड्रामा के शूटिंग के दौरान तो तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। आकने बोलती है, तब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, इस वजह से वह सिचुएशन को संभालने के लिए हमेशा एक्टिंग करती रहती थी। यह सुनते ही आयु बोलता है, तुम सच में काफ़ी अच्छी एक्टर हो। काश तुमने स्वीट टुडे ड्रामा की शूटिंग के दौरान गलत एक्टिंग करने पर मुझे टोका होता, तब मैं उस ड्रामा में अच्छा परफॉर्म कर पाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में आबिको ने योरिको को बात करने के लिए बुलाया हुआ होता है। वहीं पर वह बोल रही होती है, सीनियर आप यहाँ पर हमेशा इतनी बिजी रहती हो, पर इसके बावजूद मैंने आपको यहाँ पर बुलाकर परेशान किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी योरिको बोलती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, वैसे भी उसका पूरा काम खत्म हो गया था, इसीलिए वह यहाँ पर आबिको से मिलने के लिए आई है। और तो और यह उसकी खुशकिस्मती है कि वह जापान के सबसे ज़्यादा फेमस मांगा आर्टिस्ट के साथ बैठी हुई है, क्योंकि आबिको के द्वारा लिखी गई टोक्यो ब्लेड मांगा जापान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उसे यहाँ पर आबिको से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब वह आबिको से पूछती है, तो मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी। तभी आबिको बोलती है, उसके टोक्यो ब्लेड मांगा का यहाँ पर एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन हो रहा है, जिस बारे में सोचकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान है। पर सीनियर योरिको, आपके द्वारा लिखी गई कई सारी मांगा की अब तक लाइव अडेप्टेशन हो चुकी है, तो क्या आप इस बारे में मुझे कुछ बता सकती हो। योरिको बोलती है, तुम जो चाहो मैं तुम्हें उसके बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हें जिस भी चीज के बारे में जानना हो तुम बस मुझसे उस बारे में पूछ लेना। यह सुनते ही आबिको काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वह दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगते हैं। और अब योरिको रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी आबिको बोलती है, पर सीनियर यहाँ पर मैंने आपको बुलाया था तो पेमेंट मैं करूंगी। योरिको बोलती है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो यहाँ पर पैसे मैं ही दूंगी। और अब वह आबिको को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। तभी आबिको बोलती है, खाना खाने के तुरंत बाद उसे ब्रश करने की आदत है, वरना उसे काफी अजीब फील होता है, इसीलिए वह 5 मिनट में बाथरूम से ब्रश करके आती है। यह बोलते हुए वह रेस्टोरेंट के ही बाथरूम में ब्रश करने के लिए चली जाती है। अब आबिको के वहां से जाने के बाद योरिको सोचने लगती है, आबिको सच में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, वह हमेशा नर्वस रहती है और लोगों से बात करने में भी उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और यहाँ पर आबिको को कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से शूटिंग के दौरान यहाँ पर आबिको को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और स्वीट टुडे की शूटिंग के दौरान मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ठीक से बात नहीं कर पाई थी, जिस वजह से उस ड्रामा की पूरी स्टोरी बेकार हो गई और वह पूरा ड्रामा फ्लॉप हो गया। तो आखिर यहाँ पर आबिको के साथ क्या होने वाला है, यह सोचते हुए वह आबिको को बुलाने के लिए बाथरूम में जाती है। तभी वह देखती है कि आबिको वहाँ पर दो टूथब्रश का यूज करते हुए अपने दांतों की सफाई कर रही होती है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी आबिको बोलती है, वह 2 ब्रश का यूज इसीलिए कर रही है क्योंकि इससे वह अपने दांतों को जल्दी साफ कर पाएगी। अब यह सुनते ही योरिको सोचने लगती है, आबिको सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। और अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें आबिको सभी लोगों के सामने खड़ी होकर बोल रही होती है, वह इस पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को बदलना चाहती है। यह सुनते ही योरिको सोचने लगती है, आखिर आबिको यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे तो लगा था कि यह यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाएगी, पर यहाँ पर शायद से ज्यादा नर्वस होने की वजह से इसने बकवास करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी ओर आबिको के मुंह से यह सुनकर गोवा के होश उड़ चुके होते हैं। अब वहाँ पर राइडा आबिको को समझाने लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज प्ले में उन्होंने आधे से ज्यादा स्टोरी को दिखा दी है और तो और 20 दिनों के अंदर ही यहाँ पर उनकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तभी आबिको बोलती है, मैं मानती हूँ कि तुम लोगों के द्वारा लिखा गया यह स्क्रिप्ट काफी ज्यादा अच्छा है, पर मेरा स्क्रिप्ट तुमसे भी ज्यादा अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने स्क्रिप्ट को बदल दो, क्योंकि तुम्हारी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी गोवा खड़ा होते हुए आबिको को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, सेंसे उस स्क्रिप्ट को मैंने लिखा है और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट आपको पसंद नहीं आई, तो प्लीज आप मुझे बताइए कि आखिर स्क्रिप्ट में मुझे क्या चीज सही करना है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तभी आबिको गुस्से में बोलती है, तो तुम ही वह इंसान हो जिसने यह घटिया स्क्रिप्ट लिखी है, और तुम्हें क्या लग रहा है इतनी बेकार स्क्रिप्ट को तुम यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। अब वहाँ पर अचानक से ही आबिको की पर्सनैलिटी को बदली हुई देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तभी आबिको गोवा से बोलती है, आखिर तुमने यह क्या घटिया कहानी लिखी है, क्या तुमने मेरे द्वारा लिखी गई टोक्यो ब्लेड मांगा को एक बार भी पढ़ी है। गोवा बोलता है, सेंसे मैंने यहाँ पर आपके मांगा को काफी अच्छे से पढ़ा है, जिसके बाद ही मैंने यह स्क्रिप्ट लिखा है, पर मुझसे यहाँ पर गलती हो गई, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आबिको बोलती है, टोक्यो ब्लेड मांगा को पढ़ने वाला कोई भी इंसान इतनी घटिया कहानी नहीं लिख सकता है।
तुमने यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट में टोक्यो ब्लेड के सभी कैरेक्टर्स को ही बदल दिए, साथ ही साथ उनकी पर्सनैलिटी और उनके डायलॉग्स को भी तुमने पूरी तरीके से चेंज कर दिया, जिससे पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई है। और यह बोलते हुए वह वहाँ पर गोवा के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगती है। अब यह देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। तभी योरिको आबिको के पास आते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा शांत होने की जरूरत है, इतना गुस्सा तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और अब वह और आबिको का मैनेजर उसे पकड़कर एक जगह पर लेकर आते हैं, जिसके बाद प्रोड्यूसर वहां पर आबिको को समझाने की कोशिश करता है कि वह लोग अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर आबिको उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। अब योरिको हमें बताती है कि आबिको उस दिन अपने जिद पर अड़ी रही, जिसके बाद राइडा और बाकी सभी लोगों को उसकी बात माननी ही पड़ी और फिर उन सभी लोगों ने स्क्रिप्ट में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। और 2 दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट को 50 से 60% चेंज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वह स्क्रिप्ट दोबारा आबिको को दिखाया, पर आबिको इससे खुश नहीं थी। वह स्क्रिप्ट को 100% बदलना चाहती थी और वह टाइम के साथ साथ सभी लोगों के ऊपर प्रेशर बनाती चली गई। धीरे धीरे करके उसने डायलॉग्स को भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गोवा ने जो डायलॉग्स लिखे थे वह डायलॉग्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह मांगा में यूज हुए ओरिजिनल डायलॉग ही ड्रामा में भी यूज करना चाहती थी। वहीं पर अब ड्रामा के सभी एडिटर परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि आबिको एक इंट्रोवर्ट है और वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, पर जब बात उसके द्वारा लिखी गई मांगा की हो तो वह सभी लोगों को दिखा देती है कि बॉस कौन है। और अब उसने वहां पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइट मैनेजर सबकी नाक में दम करके रख रखा होता है। और अब वहां पर कई दिनों तक मेहनत करने के बाद सभी लोग एक साथ मिलकर स्क्रिप्ट को 90% चेंज कर देते हैं, पर इसके बावजूद आबिको वहां पर खुश नहीं होती है और वह बोल रही होती है, यह स्क्रिप्ट बेकार है, तुम्हें मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट यूज करनी चाहिए। अब वहां पर सभी लोग आबिको से बात करके उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और अब वह बोलती है, तुम्हें इस घटिया स्क्रिप्ट को फेंक देनी चाहिए, तुम यह दूसरी स्क्रिप्ट लो जिसे मैंने लिखा है और अपने ड्रामा में इसका यूज करो। अब यह सुनते ही प्रोड्यूसर बोलता है, पर अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी एक्टर्स यहाँ पर पिछले कई दिनों से पुराने स्क्रिप्ट के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब उन्हें अचानक से जब नई स्क्रिप्ट मिलेगी तो वह सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आबिको बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे द्वारा लिखे गए मांगा का लाइव एक्शन अच्छा नहीं बनता है तो मैं तुम्हें उस ड्रामा पर लाइव एक्शन बनाने ही नहीं दूंगी। यह सुनते ही सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब राइडा बोलता है, आबिको सेन से आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आपने अपने टोक्यो ब्लेड मांगा के राइट्स हमें बेच दिए हैं, तो हम उसका जैसा चाहे वैसा लाइव एक्शन ड्रामा बना सकते हैं। आबिको बोलती है, अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने साइन नहीं किया है और तुमने मुझे जो 10 मिलियन येन दिए थे वह तुम मेरे ऑफिस से जाकर वापस ले आ सकते हो। अब यह सुनते ही सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब राइडा बोलता है आबिको सेन से, मैंने यहाँ पर गोवा को हायर किया है और तो और उसने काफी ज्यादा मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखी है, तो मैं यहाँ पर अचानक से उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, यह उसके साथ नाइंसाफी होगी। आबिको बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह एक बेकार का राइटर है जिसे स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है। वहीं पर बाहर खड़ा गोवा, योरिको और एक्वा के साथ यह सब कुछ सुन रहा होता है। और अब एक्वा बोलता है, आबिको सेन से सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मिस्टर गोवा को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी गोवा बोलता है, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्क्रिप्ट राइटर की पोजीशन हमारे इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोअर होती है और हमारी इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और एडिटर्स को भी बिना बताए प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वह इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकता है। वैसे भी इसमें गलती उसी की ही है, उसने स्क्रिप्ट लिखते दौरान ध्यान नहीं दिया और टोक्यो ब्लेड की स्टोरी को अपने हिसाब से यहाँ पर बदलने की कोशिश की। तो आज यहाँ पर मुझे इससे एक शिक्षा मिली है, मुझे ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर नहीं करना चाहिए, वरना मेरा करियर भी खत्म हो सकता है। वहीं पर यह बोलते हुए वह काफी ज्यादा उदास होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद राइडा गोवा से मिलने के लिए आता है और अब वह बोलता है, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ तुमने तो उस बारे में सुन ही लिया होगा, अब यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे आबिको सेंसे की ही स्क्रिप्ट को यहाँ पर यूज करना होगा, पर तुमने अब तक जो यहाँ पर हमारे लिए काम किया मैं तुम्हें उसकी पेमेंट जरूर करूंगा। गोवा बोलता है, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब कुछ मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इस ड्रामा के क्रेडिट में से तुम मेरा नाम निकाल दो, क्योंकि अब इस ड्रामा में मैं आगे तो कुछ काम करने ही नहीं वाला हूँ और न ही यहाँ पर मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट का यूज होने वाला है। तभी राइडा बोलता है, गोवा, तुम्हारे द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट यहाँ पर सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, पर तुमने ओरिजिनल स्टोरी को चेंज करने की कोशिश की, यहीं पर सब कुछ गलत हो गया।
तो अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा। गोवा बोलता है तुम्हें मुझे पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके बदले तुम मुझे किसी दिन अपने साथ अच्छा खाना खिला देना। यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद डायरेक्टर किन सभी लोगों से बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी नई स्क्रिप्ट को प्रिंट होकर आने में थोड़ा टाइम है, तो जब तक नई स्क्रिप्ट नहीं आती है तब तक तुम सभी लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। अब यह सुनते ही आकने बोलने लगती है। उसने जितना सोचा था यहाँ की सिचुएशन उससे काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी उसके बगल में खड़ी एक लड़की मी आडासिनो बोलती है, ऐसा ही होता है जब तुम किसी ओरिजिनल वर्क को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हो। आकने बोलती है अब उन्हें यहाँ पर नए स्क्रिप्ट के हिसाब से और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही वह शूटिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर उनका जो स्टेज शो चल रहा था उसमें भी अब कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तभी पीछे खड़ा एक्वा बोलता है आखिर थिएटर्स पर ध्यान कौन देता है, वहाँ पर बस कुछ गिने चुने लोग आ रहे थे और अगर यह लोग चाहे तो उसे बीच में ही बंद कर सकते हैं और अनाउंसमेंट कर देंगे कि आगे की स्टोरी सीधा ड्रामा में देखने को मिलेगी। इससे लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी थिएटर्स बोरिंग होते हैं। अब यह सुनते ही मे और आकने दोनों ही एक्वा को अजीब तरीके से देखने लगते हैं क्योंकि वह दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट होते हैं। और अब आकने बोलती है एक्वा तो क्या तुम्हें थिएटर शो पसंद नहीं? एक्वा बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थिएटर्स और मूवीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वैसे आज तक मैंने एक भी बार कोई थिएटर शो नहीं देखा। अब यह सुनते ही आकने एक्वा को अपना बैग देते हुए बोलती है आज हमारे पास यहाँ पर काफी फ्री टाइम है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक डेट पर चले। और अब वह एक्वा को लेकर एक थिएटर शो में आती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।